जी क्लास। सो हो गए थे सारे कनेक्ट? किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके ठीक है। तो जो फर्स्ट वन था हमारा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग आर फेजेस ऑफ बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। पॉइंट नंबर 5। ठीक है, ए इज कनेक्टेड टू 5। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन इज, किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास क्या होता है? एनालिसिस एंड डिजाइन। सो बी किससे कनेक्टेड है? 1 से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ब्रेकिंग अप ऑफ अ होल इनटू इट्स फंडामेंटल एलिमेंट्स और कंपोनेंट, इट्स कॉल्ड एनालिसिस। एनालिसिस फेज की हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम पूरे प्रोजेक्ट को फंडामेंटल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें। सो सी का पार्ट क्या हो गया? कनेक्ट 4। डी क्या है? फोकस ऑफ एनालिसिस इज टू ट्रांसलेट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इनटू सिंपल एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कर रहे होते हैं, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है उनको हम किस में ब्रेक करते हैं? सिंपल एब्स्ट्रैक्शन में। एंड लास्ट वन इज, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, analysis take few pieces of requirement as an input and decompose them into analysis takes few pieces of requirements as an input and decompose them into simple abstraction। मुझे लग रहा है ई का जो है वो 3 होना चाहिए, सिंपल एब्स्ट्रैक्शन। कुछ पीसेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स को आपने लिया एज एन इनपुट और इसको डिकम्पोज कर दिया सिंपल एब्स्ट्रैक्शन में। फोकस ऑफ एनालिसिस इज टू ट्रांसलेट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इनटू, नहीं डी का 3 है जो पहले मैंने बताया था, और ई का जो है वो 2 है। एनालिसिस टेक्स फ्यू पीसेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स एज एन इनपुट, कुछ रिक्वायरमेंट्स को आप बस इनपुट लें एनालिसिस फेज में और उनको डिकम्पोज कर दें एज अ सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर डिजाइन। सिंपल एब्स्ट्रैक्शन हमने देखी थी ना। Object-oriented analysis starts from the requirement and result in the abstraction that underlie those requirements. तो वो हमारे पास encapsulation है. The goal of design is to define a model with the intention of developing a design model that will allow transition to the coding phase. So analysis हो गया हमारे पास decomposition. ठीक है, ये decomposition है. C का 4 है, D का हमारे पास जो है वो 3 है and E का हमारे पास 2 है. Okay, next. ये भी अगेन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन है और उसके एलिमेंट्स गिवन है कि कौन सी डिस्क्रिप्शन कौन से एलिमेंट से कनेक्ट है। तो ये भी मुझे जरा कनेक्ट करके बता दें। जी, इसमें आप कैसे कनेक्ट करके बता सकते हैं? ए का 2 है। टू रिफाइन अ मॉडल इज द गोल ऑफ डिजाइन। ठीक है, डिजाइन फेज में हम क्या कर रहे होते हैं? अपने मॉडल को, जो हमने एनालिसिस मॉडल दिया होता है, उसको रिफाइन कर रहे होते हैं, उसको और ज्यादा प्यूरिफाई कर रहे होते हैं, डिटेल्स दे रहे होते हैं। जो हाई लेवल डिटेल्स है उनको लोअर लेवल डिटेल्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। ए का क्या है? मेरे पास 2 है। और बी का क्या है? बी का 4। इन डिजाइन वी अडॉप्ट टू डेवलपर। नहीं, बी का 4 नहीं हो सकता क्लास, सेट ही नहीं बैठ रहा सेंटेंस कंप्लीट। नहीं, बी का 1 भी नहीं हो सकता। इन डिजाइन वी अडॉप्ट टू इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट।
डिजाइन में हम किस लिए कर रहे होते हैं, सो दैट जो डिजाइन फेज है इट शुड बी अडॉप्टेड टू इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट। एट जो डिजाइन फेज में हम जो चीज डिजाइन करेंगे उसी को ही तो इम्प्लीमेंट करेंगे और उसी इम्प्लीमेंटेशन को डिप्लॉय करेंगे। तो जो चीज हमने डिजाइन फेज में कंप्लीट की होती है उसको हम कहाँ अडॉप्ट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट फेज में। सो बी का 3 है हमारे पास। सी है इम्प्लीमेंटेशन एनवायरमेंट इज द एनवायरमेंट ऑफ, इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा होता है, developer. So C is connected with 4. Implementation environment is the environment of developer. जो software developer है या जो programmer है या जो coder है. And last one D, designing relationship between object is the job of, जो object के relationship है वो कौन कर रहा होगा, again one ही रह गया and that is object oriented designer. जो object oriented terms में object के relationship बता रहा होगा वो कौन होगा आपका object oriented designer. जी हाँ दी, बी क्लियर नहीं हुआ, ओके। बी है इन डिजाइन वी अडॉप्ट टू, जो चीज हमने डिजाइन की होती है वो हम कहाँ अडॉप्ट कर रहे होते हैं, कौन से फेज में, किस तरीके से एसडीएलसी चल रहा होता है, प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, डिप्लॉयमेंट। तो जो चीज आपने डिजाइन की है उसको आप कहाँ अडॉप्ट कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट फेज में। यानी कि जो आपने डिजाइन दिया है उस डिजाइन को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। जी हाँ दी, क्लियर हो गया। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आ रहा हो? सब क्लियर है? जी सी पार्ट। जी ये रिकॉर्डिंग जो है, वैसे तो वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करूंगी मैं, यूट्यूब का चैनल है मेरा, उस चैनल पे अपलोड करूंगी। और जो सारी वीडियो जैसे पार्ट 4 पार्ट्स होंगे तो वो चारों पार्ट के जो लिंक है यूट्यूब के लिंक
वो मैं LMS पे अपलोड कर दूंगी एज अ लिंक। तो वो जब आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे LMS पे, तो वो यूट्यूब का लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट एक्सरसाइज है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्ड आर ट्रू। तो ये वन बाय वन रीड करते हैं और बताएंगे इसमें आपको क्या कौन सी स्टेटमेंट ट्रू लग रही है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स लग रही है। ओके, व्हाट इज ट्रू, द एनालिसिस एंड डिजाइन फेजेस आर क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, द एनालिसिस एंड डिजाइन फेज आर क्लोजली रिलेटेड, करेक्ट, ट्रू है ये। A is also true. Object oriented analysis models a problem domain by developing an object oriented domain। ठीक है, करेक्ट है, ट्रू है। Only one set of document is maintained in Word, not true। ठीक है, we can have multiple documents। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो सकती है, इसके अलावा मल्टीपल डॉक्यूमेंट हो सकती है, बिजनेस एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट हो सकती है, बिजनेस फ्लो डॉक्यूमेंट हो सकती है। ठीक है, सो वी कैन हैव मल्टी, प्रोजेक्ट चार्टर हो सकता है, प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट हो सकता है। सो बी इज फॉल्स। देयर इज क्लियर अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन एनालिसिस एंड डिजाइन फेज, नॉट सो ट्रू, सो इट कैन बी फॉल्स। A and D are true and B and C are not true। सॉर्ट ऑफ, क्योंकि हम बहुत क्लियर डिवाइडिंग लाइन नहीं है और एनालिसिस एंड डिजाइन में। ठीक है, एक है लेकिन जो है क्लोजली रिलेटेड है दे आर, बट एक क्लियर लाइन नहीं है कि ये एनालिसिस है और ये डिजाइन है, बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हैं जो हम डिजाइन में कर रहे होते हैं जो एनालिसिस की एक्टिविटी है, जैसे सीक्वेंस डायग्राम कई दफा डिजाइन फेज में भी मॉडिफाई हो जाती है, और जो यूज केस डायग्राम हमने एनालिसिस में बनाया उसकी रियलाइजेशन हम डिजाइन में भी दे रहे होते हैं। So they both are closely related with each other। Okay, next one is visual modeling। Sort of, but not 100% true। कुछ केसेस में सी ट्रू हो सकता है बट नॉट मैंडेटरी, पार्शियलिटी है यहाँ पे। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन था, ए एक्सप्लेन कर दें। वहां ए क्या है हमारे पास, ये क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो एनालिसिस है, जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड एनालिसिस कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहा होता है, मॉडल्स ऑफ प्रॉब्लम डोमेन, आपकी प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन के अंदर रहते हुए मॉडल कर रहा होता है। सो इज इट ट्रू और नॉट, सो इट्स ट्रू। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारी एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन के अंदर रहते हुए ही हम मॉडलिंग कर रहे होंगे अपने सिस्टम की। सो इट्स ट्रू। क्लियर है वो आप? ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है दैट इज विजुअल मॉडलिंग। सो व्हाट इज विजुअल मॉडलिंग? इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम यूजिंग मॉडल्स, यानी कि आप प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसे थिंक कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट मॉडल्स। विजुअल मॉडलिंग मीन्स थ्रू मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिफाइन करना थ्रू डिफरेंट डायग्राम्स। अ मॉडल इज अ सिंप्लीकेशन ऑफ रियलिटी, जो चीज एक्चुअल में होगी आप उसको सिंप्लीफाई कर दें एक मॉडल बना के, कि एक्चुअल में यूजर और सिस्टम आप उसमें इंटीग्रेट ऐसे करेंगे, इंटरेक्ट इस तरीके से होगी। A model provides the blueprints of a system and may encompass detailed plans of the system under consideration। जैसे यूज केस डायग्राम है, यूज केस डायग्राम का नाम सुना है आप लोगों ने आज से पहले? ठीक है, यूज केस डायग्राम क्या बता रही होती है, एक्टर और सिस्टम एंड यूज केसेस। यूज केसेस आर द डिफरेंट फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ सिस्टम, और एक्टर किस तरीके से उन सिस्टम से रिलेट कर रहा है, सिस्टम बाउंड्री से कनेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, ये सारी क्या है हमारे पास विजुअल मॉडलिंग, कि हम डॉक्यूमेंट के अलावा विजुअलाइज कर रहे हैं अपने सिस्टम को।
सीक्वेंस डायग्राम्स में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और वो ऑब्जेक्ट जो मैसेज पास कर रहे होते हैं उसको डायग्रामेटिक व्यू में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो विजुअल मॉडलिंग क्या है? विजुअलाइज करना। अपने सॉफ्टवेयर जिसको हम डिजाइन करने जा रहे हैं उसका एक्चुअल कोड देने से पहले हम क्या कर रहे हैं? उस सॉफ्टवेयर को विजुअलाइज कर रहे हैं। विजुअलाइज करने का मतलब ये डायग्रामेटिकली हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम के ये फीचर्स हैं और इस तरीके से यूजर यूज, जैसे क्लास डायग्राम है। क्लास डायग्राम तो आप सबने पढ़ी होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो क्लास डायग्राम क्या है? विजुअल मॉडलिंग है। एक्चुअल सिस्टम डिजाइन करने से पहले हम पहले क्लास डायग्राम बना रहे हैं कि दीज विल बी द क्लासेस, उन क्लासेस के ये ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होंगे और इस तरीके से एक क्लास दूसरी क्लास से कनेक्ट होगी। एसोसिएशन, कंपोजिशन, एग्रीगेशन, ये सब आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट भी करके देखा होगा। ठीक है, सो दैट इज विजुअलाइजेशन ऑफ योर प्रपोज सिस्टम कि एक्चुअल कोड करने से पहले आपने उसकी विजुअलाइजेशन दे दी। ERD डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये एंटिटीज होंगी। एक डॉक्टर होगा, एक पेशेंट होगा। ठीक है, डॉक्टर कंसल्ट करेगा पेशेंट को, फिर पेशेंट की बिलिंग होगी। बिलिंग के लिए जो है वो आपका बिलिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। बिल आईडी होगी, बिल का अमाउंट होगा, डेट होगी, पेशेंट का आईडी होगी, नेम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, डॉक्टर की आईडी होगी, नेम होगा, उसकी डेजिग्नेशन होगी। तो ये सब आपने क्या किया? जो डायग्राम बनाई उस डायग्राम को देखकर आप विजुअलाइज कर सकते हैं अपने सिस्टम को कि जो हमारा एक्चुअल सिस्टम बनेगा उसमें ये एंटिटीज होंगी और उनके आपस में इस तरीके से रिलेशनशिप होगा। सो विजुअल मॉडलिंग क्या है? आपको हेल्प आउट कर रही होती है अपनी प्रॉब्लम को मॉडल करने में, क्या आप विजुअलाइजेशन बेस्ड मॉडलिंग करें। मॉडल्स आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग, किस लिए जरूरी होंगे इस तरह के मॉडल्स? प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करने के लिए कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, डोमेन एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट एंड डिजाइनर्स, सब कम्युनिकेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, आपने एक मॉडल बना दिया, उस मॉडल को आप कस्टमर को भी दिखा सकते हैं। उस डोमेन के जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में जो रिसेप्शनिस्ट वगैरह है, वो आपको और रिक्वायरमेंट दे सकता है कि ये फीचर्स, ये मैकेनिज्म होना चाहिए जो हमें हेल्प आउट कर सके। एनालिस्ट होंगे, बिजनेस एनालिस्ट, जो बिजनेस परस्पेक्टिव से देख रहे होंगे कि बिजनेस की टर्म्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो बाकी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में, और क्या क्या काम हो रहा है जो हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिजाइनर्स, डेवलपर्स, कोडर एक्सेट्रा, मींस एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसको हर कोई अंडरस्टैंड कर सके, इजीली अंडरस्टैंड हो। जरूरी नहीं हो कि वो कोई कोड तो सिर्फ वही समझ सकता है, कोडर, लेकिन आप उस कोड लिखने से पहले एक विजुअलाइजेशन दे दें तो वो विजुअलाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग उसको सब इजीली गैदर कर सकते हैं, गेट। उसको देखकर आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं आसानी से कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है। डिजाइनिंग प्रोग्राम, जब आपने विजुअलाइजेशन कर दी, उस विजुअलाइजेशन को देखते हुए आप प्रोग्राम भी डिजाइन कर सकते हैं और डेटाबेसेस भी डिजाइन कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस फॉर मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन। अ मॉडल में भी स्ट्रक्चरल मॉडल भी हो सकता है, emphasizing the organization of the system, or it may be behavioral, emphasizing the dynamics of the system। जब हम मॉडलिंग की बात करें तो वी हैव टू टाइप ऑफ मॉडलिंग, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल मॉडलिंग। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग क्या होगी? जो स्ट्रक्चर वे में चीजों को डिफाइन करी होगी, और बिहेवियर क्या होगी? जो बिहेवियर की टर्म में बता रही होगी। लेट से अगर मैं आपसे कहूँ कि यूज केस डायग्राम और क्लास डायग्राम, इन दोनों में से आपको स्ट्रक्चरल कौन सी लग रही है और बिहेवियर? अच्छा, चले क्लास डायग्राम और ऑब्जेक्ट डायग्राम तो पढ़ी होगी आप लोगों ने, क्लास डायग्राम आप लोगों ने पढ़ी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो क्लास डायग्राम को देख के आपको क्या लग रहा है कि वो स्ट्रक्चरल होगी या बिहेवियरल होगी? स्ट्रक्चर होगी। कैसे? मतलब रीजन तो बताना पड़ेगा ना कि आपको कैसे लग रहा है कि क्लास डायग्राम स्ट्रक्चरल है या बिहेवियरल क्यों नहीं है। जी हुजैफा एंड वसीम, जो आप लोगों ने आंसर दिया है स्ट्रक्चर, तो किस बेसिस पे आपने डिसाइड किया है कि क्लास डायग्राम इज स्ट्रक्चरल मॉडलिंग? एग्जैक्टली हम ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेशन होगी थ्रू डिफरेंट लाइंस एंड कनेक्टिविटी डायग्राम्स। ठीक है,
बिहेवियर में ये होता है जिसमें आप यूजर और सिस्टम का इंटरेक्शन बता सकें कि हाउ यूजर कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम। जैसे अगर मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के यूज केस की बात करूं, यूज केस डायग्राम बिहेवियर मॉडल है। तो बिहेवियर में क्या होता है, जिसमें आप इंटरेक्शन बता सकें कि यूजर एंड सिस्टम कैसे कम्युनिकेट करेगा। लेट से यूजर आया, उसने लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद ये हम क्या बता रहे हैं, ये बिहेवियर्स बता रहे हैं कि हाउ एन एक्टर a user can communicate with the system। सिस्टम उसको ऑथेंटिकेट करेगा, अगर लॉगिन और पासवर्ड करेक्ट हो गया तो फिर सिस्टम उसको आगे नेविगेट कर देगा होम पेज पे। होम पेज पे कुछ फीचर्स होंगे, बाय क्लिकिंग दैट फीचर आपका यूजर वहां से वहां नेविगेट हो जाएगा। तो ये हम क्या बता रहे हैं, ये बिहेवियर्स बता रहे हैं। यूजर आया, उसने किस किस तरीके से सिस्टम को एक्सेस किया। तो बिहेवियर क्या है, जिसमें आप बिहेवियर्स के टर्म में इंटरेक्शन बता रहे हो। और स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल एक डायग्राम है जिसके थ्रू आप बता सकेंगे कि क्लासेस आपस में बैकएंड पे कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रही होंगी। सो विजुअल मॉडलिंग टू टाइप्स की हो सकती है। अ मॉडल में बी स्ट्रक्चर और इट कैन बी बिहेवियरल एज वेल। स्ट्रक्चर में वो सिस्टम का बैकएंड बता रहा होगा कि बैकएंड पे क्या क्या लॉजिक लग रही है, डेटाबेस किस तरीके से वर्क कर रहा है। और बिहेवियर आपको पूरा इंटरेक्शन बता रहा होगा कि हाउ यूजर एंड सिस्टम कैन कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट। ठीक है, जब हम आप मॉडलिंग कर रहे हो तो डिवाइड एंड कॉन्कर रूल यूज करें। डिवाइड एंड कॉन्कर रूल मींस कि आप अपनी मेन प्रॉब्लम को जितना हो सके ब्रेक कर सकें उतना ब्रेक करें, और फिर ब्रेक करने के बाद आप वन बाय वन एट अ टाइम एक एस्पेक्ट पे काम करें। लेट से अगर मैं कह रही हूँ यूज केस डायग्राम, तो पूरी यूज केस डायग्राम, पूरे सिस्टम की फंक्शनैलिटी एक यूज केस डायग्राम में बनाने के बजाय आप क्या करें, आप डिफरेंट यूज केसेस डायग्राम बनाएं। फर्स्ट वन इज फॉर बना दें, लेट से आपने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है, कार्ड की पेमेंट करनी है, उसके लिए एक अलग यूज केस डायग्राम बना लें। इट मीन्स कि आप एट अ टाइम एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी। डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। Through modeling, the problem being studied is narrowed by focusing on only one aspect at a time। तो ये बाइसाइकिल का जो है, सारे कंपोनेंट पे एक साथ काम करने के बजाय आप वन बाय वन इसको ब्रेक करें अलग अलग पार्ट्स में, और वन बाय वन एक पार्ट पे फोकस करें। ये सिर्फ इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है। इसी तरह सिस्टम पे भी जब आप बात कर रहे होंगे तो रजिस्ट्रेशन वो आपका एक मॉड्यूल हो गया, उसके बाद पेमेंट एक मॉड्यूल हो गया, सर्चिंग एक मॉड्यूल हो गया, ठीक है, ऐड टू कार्ट एक मॉड्यूल हो गया। तो अलग अलग काम करें और ताकि एट अ टाइम आप एक चीज पे फोकस कर सकें। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल, कोई क्यूरी, कोई चीज जो समझ नहीं आई हो? ओके जी, हादी, अथर, वसीम, बिलाल, क्लियर है? ओके, किसी को कोई क्यूरी है यहाँ तक? ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। जी, इस डिस्क्रिप्शन को एन एलिमेंट से कनेक्ट करके बताएं। बहुत आसान है ये तो। अ मॉडल इज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी। जो चीज एक्चुअल में हो रही है सिस्टम परफॉर्म करेगा, आप उसको मॉडल कर देंगे। सो ए इज कनेक्टेड विद एलिमेंट 3। अ मॉडल इज अ सिंप्लीकेशन ऑफ रियलिटी। मॉडल फैसिलिटेट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ। मॉडल क्या कर रहा होता है, आपको हेल्प आउट कर रहा होता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ किस चीज की, डी, ऑफ सिस्टम टू बी डेवलप्ड। सो बी का कौन सा कनेक्ट है, 4। मॉडल फैसिलिटेट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम टू बी डेवलप्ड। आप जिस सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं, मॉडल उसको फैसिलिटेट करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए उसको समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा थ्रू मॉडल।
इन मॉडलिंग द अप्रोच यूज इज, मॉडलिंग में जो हम अप्रोच यूज कर रहे होते हैं वो कौन सी अप्रोच होती है? डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड कनकर वाली जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। तो सी का कौन सा पार्ट है? 1। मॉडल हेल्प्स टू विजुअलाइज अ सिस्टम, डी का 2। मॉडल आपको हेल्प आउट कर रहा होता है सिस्टम को विजुअलाइज करने में। थ्रू मॉडलिंग यू कैन विजुअलाइज सिस्टम बेटर। अच्छा जी, यहाँ तक कोई चीज, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आया, हम साथ साथ जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी करें ताकि एक क्रॉस चेक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या है? एक जनरल पर्पस मॉडलिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज हो रही होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपके पास, कि आप प्रॉपर बेटर मॉडलिंग कर सकें जिस सॉफ्टवेयर को आप डिजाइन करने जा रहे हैं। Unified modeling language is a standardized general purpose modeling language in the field of software engineering. The standard is managed and was created by the Object Management Group. Object Management Group ने इसको मॉडल को क्रिएट किया था, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को। The Unified Modeling Language UML is used to specify, visualize, modify, construct, and document the artifacts of an object-oriented software-intensive system under development. यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या कर रही होती है? आप इसलिए यूज कर रहे होते हैं सो दैट जिस सॉफ्टवेयर को आप डिजाइन करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड सॉफ्टवेयर को आप डिजाइन करने जा रहे हैं, उसको स्पेसिफाई कर सकें, मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट्स की स्पेसिफिकेशन दे सकें, उसको विजुअलाइज कर सकें कि आप विजुअलाइजेशन के थ्रू उसकी मॉडलिंग कर सकें, मॉडिफिकेशन कर सकें, डिजाइन कर सकें, कंस्ट्रक्ट कर सकें और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी जनरेट कर सकें। तो यूएमएल इज अ कंप्लीट सेट ऑफ सूट जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस की सपोर्ट, डिफरेंट जो है वो डायग्राम्स की सपोर्ट है जो आपको हेल्प आउट कर रही होती है सिस्टम को इजीली डिजाइन करने में। हिस्ट्री ऑफ यूएमएल। सो हिस्ट्री ऑफ यूएमएल क्या है? पॉपुलर मॉडलिंग टूल्स इन 1990s, ओएमटी स्प्रिंग इन एनालिसिस, बीकर इन डिजाइन। ओएमटी यूज हो रहा था इससे पहले 1990s में, जो कि एनालिसिस में सिंपल स्ट्रिंग्स यूज कर रहे थे आप, मीन सिंपल टेक्सचुअल फॉर्म, और डिजाइन जो है उसका वीक था। बूच ने फिर आपको क्या दिया? स्ट्रॉन्ग इन डिजाइन, वीकर इन एनालिसिस। फिर डबल ओ एस स्ट्रॉन्ग इन बिहेवियर एनालिसिस एंड वीकर इन अदर एरियाज। तो मीन्स इससे पहले जो मॉडलिंग लैंग्वेजेस यूज हो रही थी उनके कुछ एडवांटेजेस थे और कुछ डिसएडवांटेजेस। जैसे बूच जो थी वो स्ट्रॉन्ग इन डिजाइन बट वीकर इन एनालिसिस, उसका डिजाइन अच्छा था बट एनालिसिस बहुत ज्यादा वीक था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्ट्रॉन्गर इन बिहेवियर एनालिसिस, बिहेवियर एनालिसिस तो अच्छे थे लेकिन अदर एरियाज में वो वीक थी।
अच्छा जी, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ यूएमएल. The use of different notation brought confusions to the market since one symbol meant different things to different people. For example, a filled circle was a multiplicity indicator in OMT and an aggregation symbol in Booch. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि डिफरेंट जो नोटेशन थी वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी. जैसे कि उन्होंने कहा कि एक फील्ड सर्कल जो है वो ओएमटी में मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर दे रहा था कि मल्टीप्लिसिटी जो है वो परफॉर्म हो रही है, जबकि वही फील्ड सर्कल जो है वो एग्रीगेशन सिंबल दे रहा था बूच में. तो बहुत सारे लोगों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि एक्चुअली में हम मैपिंग किस तरीके से करें. यूएमएल रिप्रेजेंट्स द यूनिफिकेशन ऑफ द बूच, ओएमटी एंड ऑब्जेक्टरी नोटेशन. यूएमएल ने क्या किया, इन तीनों के कुछ बेनिफिट दिए और एक नया आइडिया लेकर जनरेट की एक नई जो है वो मॉडलिंग लैंग्वेज, दैट इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. ठीक है, यूएमएल में किस किस ने रोल प्ले किया. UML took shape from object-oriented analysis methods of the late 80s and early 90s. It is a combination of the methods of Booch, Rambov and Jacobson. ठीक है, तो UML में क्या था आपके पास, Booch, Rambov, Jacobson, मेयर, प्री एंड पोस्ट कंडीशंस, हेरल, स्टेट चार्ट डायग्राम भी होंगी इसमें, वर्क ब्लॉक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आप शो कर सकते हैं, फ्यूजन, ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन एंड मैसेज नंबरिंग. मींस ये डिफरेंट चीजों को कनेक्ट करके हमारे पास एक नई मॉडलिंग लैंग्वेज डिजाइन हुई, दैट इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप मल्टीपल चीजों को सिंगलटन क्लासेस को भी आप यूज कर सकते हैं, फ्रेमवर्क्स, पैटर्न्स, नोट्स, जो आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स हैं, डिजाइन पैटर्न्स, आप उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल, क्लासिफिकेशंस, मींस हर लैंग्वेज के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को कनेक्ट करके यूएमएल ने एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज दी, जिसके अंदर सेट ऑफ डिफरेंट, आई गेस कुछ 17-18 डिफरेंट डायग्राम्स हैं जो यूएमएल के अंदर यूज हो रही हैं. यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम्स, इंटरेक्शन डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम्स, एक्टिविटी डायग्राम, फ्लो डायग्राम. तो कुछ बहुत सारी जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ डायग्राम्स है जो यूएमएल के अंदर यूज हो रहा है. देख लेते हैं डायग्राम्स. ठीक है, डायग्राम्स, ठीक है, यूज केस डायग्राम अगेन दो पोर्शंस में डिवाइड है, स्ट्रक्चर डायग्राम एंड बिहेवियरल डायग्राम. स्ट्रक्चर डायग्राम में हमारे पास कौन सी चीजें आती हैं, क्लास डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, प्रोफाइल डायग्राम, कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम एंड पैकेज डायग्राम. बिहेवियरल डायग्राम में आपके पास कौन कौन सी डायग्राम्स आती हैं, एक्टिविटी डायग्राम्स, यूज केस डायग्राम्स, इंटरेक्शन डायग्राम एंड स्टेट मशीन डायग्राम. इंटरेक्शन डायग्राम के अंदर फर्दर सीक्वेंस डायग्राम, कम्युनिकेशन डायग्राम, इंटीग्रेशन, इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम एंड टाइमिंग डायग्राम. तो स्ट्रक्चर डायग्राम आपको क्या बता रही होगी, स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ अ सिस्टम. और बिहेवियरल डायग्राम बिहेवियर, जैसे एक्टिविटी डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम या जैसे फ्लो चार्ट डायग्राम होती है, वो क्या हमें बता रहे होते हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ सिस्टम, कि जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा. ठीक है, तो ये 15 डिफरेंट डायग्राम्स हैं. यूएमएल के टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट विजियो, स्टार यूएमएल, विजुअल पैराडिम, रैशनल रोज. ये टूल्स हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस की सपोर्ट. और ऑनलाइन कौन से टूल यूज हो रहा है, lucidchart.com. तो आप ये सारे टूल जो है वो यूज कर सकते हैं, अपने पास कोई डाउनलोड भी कर लें, विजियो डाउनलोड करना चाहें, स्टार यूएमएल करना चाहें, आप कर सकते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन. Object oriented analysis and design is different from structure analysis and design said. Object oriented analysis expresses requirement and specification expressed as population of interacting objects of a system as opposed to the traditional data or functional view. अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन और स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन में वही डिफरेंस है जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस है, जो आपने पीएफ में पढ़ा था और ऊप में. पीएफ में आप ऑल्दो क्योंकि सी शार्प यूज कर रहे थे जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो सारा काम आपने क्लासेस में किया होगा, लेकिन
कनेक्टिविटी कैसे हो रही थी? थ्रू फंक्शंस और मॉड्यूल्स। एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को कॉल कर रहा था, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा था। वहां पे हमने एसएच ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं पढ़ी थी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्लेवर हमने यूज नहीं किया था सी शार्प का, हमने सी शार्प को एज अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज यूज किया था। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन में हमने क्या किया था कि हम टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स, क्लासेस बनाई, क्लासेस के एट्रीब्यूट, बिहेवियर और सारी चीजें हमने यूज की थी। इसी तरह जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन है वो किस तरीके से डिफरेंट है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन में। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन में सारी चीजें जो है वो आपके पास मॉड्यूल्स की तरह होंगी कि ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन में यू हैव ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लेट्स से अगर मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रही हूँ, सो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास क्या चीज होगी? एक पर्सन होगा, पर्सन से हम क्या करेंगे? पर्सन। फिर उसके बाद हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती है जो हम मेन मॉड्यूल्स होंगे हम वो बनाएंगे? सैलरी कैलकुलेशन, बोनस, ये सारे मेथड्स की बेसिस पे काम करेंगे। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन है। और यही चीज अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन में मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाऊं तो उसमें मेरे पास क्या क्या चीजें होंगी? एम्प्लॉय, उसके अलावा उस प्रोजेक्ट्स, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की तरह फॉर्म होंगे लाइक दिस। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, ये इन्होंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल दी है। अगर हम स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन करें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, तो रिकॉर्ड लोन्स, एड रिसोर्स, रिपोर्ट फाइंड्स, ये सारी चीजें क्या है? एज अ मेथड्स, एज अ मॉड्यूल्स वर्क कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल व्यू है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में एक कैटलॉग बनेगी, एक ऑब्जेक्ट, लाइब्रेरियन एक ऑब्जेक्ट है, बुक एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एंड लाइब्रेरी एक ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन ऑब्जेक्ट बना के काम कर रहा है और स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन फंक्शनल बेसिस पे काम कर रहा है कि एक एड रिसोर्स का फंक्शन होगा, फाइंड्स का फंक्शन होगा, मॉड्यूल जो फाइंड्स जनरेट कर रहा होगा, रिकॉर्ड लोन्स का फंक्शन होगा। मीन सारा का सारा काम मेथड्स के थ्रू हो रहा है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड डिजाइन में क्या हो रहा है? हमारे पास सारा का सारा काम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हो रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन। मीटिंग एंड होने वाली है लेस देन 1 मिनट। तो हम इसमें जो है मीटिंग एंड होती है तो फिर आफ्टर 5 मिनट दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करते हैं जो हमारी लास्ट मीटिंग होगी। 3:40 इज द टाइम ऑफ क्लास, 3:30, ठीक है। तो 3:30 तक फिर हम इसको ऑफ कर देंगे। ये मीटिंग एंड होती है तो फिर हम नई मीटिंग एंड करते हैं एंड आफ्टर 20 मिनट्स फिर हम उसको भी एंड कर देंगे। 3 बज रहे हैं मेरे पास, 3:05 पे फिर हम नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी लास्ट मीटिंग होगी। क्लियर है यहाँ तक?